हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी अनुबंध की विषय वस्तु। इससे पहले हमने देखा था कि एजेंट को नियुक्त करने के लिए हमें किन किन योग्य बातों को ध्यान में रखना होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजेंसी अनुबंध यानी जो एजेंसी एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या बातें निहित होनी चाहिए। करोड़ों डॉलरों का व्यापार मौखिक समझौते के आधार पर नहीं हो सकता। भाई आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं। उसमें क्या आप छोटे मोटे या कुछ लाखों रुपए का तो नहीं कर रहे हैं। करोड़ डॉलर रुपए में व्यापार हो रहा है, तो उसको आप मौखिक रूप से कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ आपके पास लिखित प्रूफ होना चाहिए। अगर कोई गलती हुई, आप डायरेक्ट करेंगे तो एक बार आपके पास आपको बचने के लिए रहेगा, लेकिन आप इनडायरेक्टली तरीके से कर रहे हैं यानी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, तो भाई उतने पैसे का अगर झोल माल हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उस दिक्कत के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं या फिर समझौता। तो वो मौखिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो गलत फहमी है, शंकाएं है या फिर मुकदमेबाजी से बचने के लिए क्या करते हैं हम, निर्यातक और विक्रय एजेंट के बीच में लिखित अनुबंध करना बहुत आवश्यक है, जिसमें नियुक्ति व बर्खास्त की शर्तें, उनके आपसी आधारों व दायित्वों का परिश्रमिक के विषय में पूरा ब्यौरा होता है। कुल मिला के वो जो एजेंट और उसके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें वो सारी डिटेल्स होगी कि किन किन शर्तों पे अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप कब निकाले जाओगे। ये सब जैसे हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसमें हमारा संस्था का नाम, हमारा नाम, किसके द्वारा दिया जा रहा है अपॉइंटमेंट, उसका नाम होता है। फिर कुछ नियम शर्त होते हैं जिसको हमको फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं किए तो हम बर्खास्त भी हो सकते हैं। उसमें सबसे पहली विषय वस्तु क्या है, पक्षकारों की पहचान, यानी दोनों पक्षकारों की पहचान, जो आपको अपॉइंट कर रहा है वो और जिसको आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, यानी नियोक्ता का नाम, पता और एजेंट का नाम पता होना आवश्यक है। दूसरा है अनुबंध आरंभ होने की तिथि, मतलब जिस दिन से आप जॉब ज्वाइन करेंगे उस दिन की तिथि उसमें लिखी होती है। वो लिखना ज़रूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि आप किस दिन महीने के बीच में ज्वाइन हुए, कभी महीने के स्टार्ट में ज्वाइन हुए, तो वो याद रखना कठिन होता है। इसीलिए मोस्टली जब भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें डेट मेंशन होता है। तीसरा है अनुबंध की समय अवधि। अब भाई अनुबंध कितने समय तक का है, कितने टाइम तक के लिए, साल भर का है, 6 महीने का है कि लॉन्ग टर्म है, उसमें अवधि लिखना ज़रूरी है। उससे क्या है, आप अगर कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपको रूल के तहत हटाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसमें आपने समय अवधि नहीं लिखी, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको निकालना चाहेंगे तो वो उसका ऑब्जेक्शन उठा सकता है। इसलिए आपके एग्रीमेंट में क्या समय अवधि भी होना आवश्यक है। अगला है अनुबंध की मयाद वृद्धि एवं समाप्ति। एजेंसी की मयाद समाप्त होने पर उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है या समय से पहले उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, उससे रिलेटेड उसमें बातें मेंशन रहता है। मतलब कब आप टर्मिनेट हो सकते हैं या फिर कब आप अपने अनुबंध को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और कब ख़त्म कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उस अनुबंध में मेंशन होता है। पांचवा है उत्पाद की प्रकृति, यानी जिसके लिए एजेंट को नियुक्त किया गया है तो
उत्पाद की प्रकृति भी मेंशन करना, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है जिसके लिए आपने एजेंट को नियुक्त किया है। भाई आप कुछ प्रोडक्ट है जिसको आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जिसको एजेंट की ज़रूरत होती है, तो उस प्रोडक्ट के अनुसार ही, या आप कह सकते हैं उस उत्पाद का प्रकृति नेचर के हिसाब से ही आप एजेंट को नियुक्त कर रहे हैं। अगला है विक्रय क्षेत्र की परिभाषा। क्षेत्र की परिभाषा अर्थात वह शहर या जनपद या क्षेत्र जहां एजेंसी लागू होगी, यानी विक्रय क्षेत्र जहां आपको सामान को बेचना है, अपने वस्तु को, उत्पाद को बेचना है, तो उस क्षेत्र का भी डिस्क्लोज उसमें होना चाहिए कि क्या वो एक शहर है, जनपद है, या कोई छोटा सा क्षेत्र है। उस एरिया के बारे में डिटेल होना चाहिए जहाँ पे वो मार्केट या शॉप या एजेंसी है। अगला है कमीशन। इसकी दरें, भुगतान का समय, ढंग तथा इसकी परिशोधन, सब चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। उस अनुबंध में एक तरह से कमीशन कब, कैसे, कहाँ और उसका फ्यूचर में किस दर में वो बढ़ेगा, ये सब आपको पहले ही एजेंट को बताना आवश्यक है, क्योंकि आप कमीशन अगर उस रूल के अनुसार नहीं देंगे या जो आपने अनुबंध में लिखा उस अनुसार, तो आपके खिलाफ़ एक तरह से ऑब्जेक्शन उठ सकता है। लेकिन आप उसमें कमीशन मेंशन कर देंगे तो एजेंट क्या है, उसी अनुसार आपसे कमीशन प्राप्त करेगा। अगला है प्रतिबंध। उसी प्रकार के उत्पाद में एजेंट द्वारा व्यवहार करने का प्रतिबंध होगा। एजेंट एकमात्र एजेंट होगा कि नहीं। अब भाई आपके प्रोडक्ट के लिए भी प्रतिबंध है। हो सकता है आपके पास अनेक एजेंट हो, किसी प्रोडक्ट के लिए आपने अलग एजेंट रखा है, किसी के लिए अलग रखा है, तो एजेंट ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के लिए एक ही रखें। हर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एजेंट आप रख सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, प्रतिबंध होगा कि आप जिस प्रकार के उत्पाद के एजेंट हैं आप उसी उत्पाद को सेल करेंगे। अगला है निर्यातक के उत्तरदायित्व, यानी अब जो निर्यातक है उसका कुछ उत्तरदायित्व रहता है, उस उत्तरदायित्व को भी आपको लिखना ज़रूरी। अनुबंध में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना भी ज़रूरी होता है। जिन निम्न विषयों के संदर्भ में निर्यातक के उत्तरदायित्व को एजेंसी अनुबंध में स्पष्ट किया जाता है वो है, क्या निर्यातक किसी साहित्य व नमूने प्रदान करेगा, क्या वह एजेंट के विक्रय कर्मचारी को एजेंट का विक्रय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा, निर्यातक किस सीमा तक विक्रय एजेंट द्वारा विक्रय संवर्धन व विज्ञापन पर किए गए व्ययों को सहन करेगा, तथा यदि विक्रय एजेंट को त्रुटिपूर्ण उत्पाद की मरम्मत करनी पड़ती है या उन्हें बदलना पड़ता है तो निर्यातक उसे क्षतिपूर्ति किस प्रकार देगा। यानी एक तरह से निर्यातक किस तरह से एजेंट की हेल्प करेगा वो उसमें मेंशन होना चाहिए। अगला है विक्रय मूल्य वाक्य। एजेंट किस मूल्य पर माल को बेचेगा तथा उसे कितने कमीशन पर माल बेचने का अधिकार है। एक तरह से प्रोडक्ट का प्राइस भी आपको उस एग्रीमेंट में लिखना है, ताकि एजेंट, क्योंकि वो आपको प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आप जितना प्राइस बोलेंगे वो उसी प्राइस में उस प्रोडक्ट को बेचेगा। नेक्स्ट है विक्रय एजेंट के दायित्व। आप निर्यातक के दायित्व देखें, अब विक्रय एजेंट का क्या दायित्व है। विक्रय एजेंट के निम्नलिखित विषयों के संबंध में क्या उत्तरदायित्व होंगे। न्यूनतम वर्ष विक्रय कितना होगा, यानी वो कितने समय के लिए एजेंट होगा। एक तरह से क्या उसे मासिक विक्रय रिपोर्ट भेजना होगा, वह माल का भंडारण किस प्रकार करेगा, उसका खर्च कौन सहन करेगा, माल के विषय में अन्य सेवाएं जैसे विक्रय पश्चात सेवा कौन प्रदान करेगा तथा उसका व्यय कौन सहन करेगा। मतलब ये एक तरह से विक्रय एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दायित्व है
कि इन सब को वो वहन करेगा या फिर निर्यातक, इसका भी डिस्क्लोज होना चाहिए एग्रीमेंट में। नेक्स्ट है पंच निर्णय। यदि निर्यातक व विक्रय एजेंट के बीच कोई विवाद होता है तब उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। क्या विवादों को पंच निर्णय को सौंपा जाएगा, यदि हाँ तो पंच निर्णय की क्या कार्यविधि होगी। यानी जैसे हम जानते हैं कि गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पंचायत होती है, वहाँ 5 लोग होते हैं, वो 5 का जो निर्णय होता है वही। तो यहाँ भी जब एजेंट और इसके बीच एग्रीमेंट हुआ, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी ऊंच नीच होती है या कुछ चीज़ों में विवाद होता है तो उसके लिए निर्णय कौन लेगा। लास्ट है हस्ताक्षर व तिथि। भाई अनुबंध पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होने चाहिए और तिथि भी अंकित होनी चाहिए। यानी अब आपने एग्रीमेंट इन ऊपर जो जितने विषय वस्तु हैं उसको डिस्क्लोज कर दिया है, एक दूसरे से डिस्कस कर लिया। अब लास्ट आप दोनों सहमत हैं अपने अपने मत पे, तो लास्ट में आप दोनों के हस्ताक्षर वो भी विथ डेट होना आवश्यक है। तो ये हो गई विषय वस्तु समाप्त। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी। उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो गुड नाइट एंड लास्ट, सॉरी इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक।